जय हिंद। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग टेररिज्म के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज की जो क्लास होगी हम लोग उसके आगे से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी मेरा मतलब आज की जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक क्या है कि इंडिया में टेररिज्म का कैटेगराइजेशन क्या है। ठीक है, यानी कितने तरीके का टेररिज्म जो है वो इंडिया में है। तो आज की जो टॉपिक है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैटेगराइजेशन ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। तो अगर बात करें इंडिया में टेररिज्म की, तो इंडिया में जो टेररिज्म है ये 4 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, टेररिज्म इन इंडिया ये जो है 4 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा है? सबसे पहला होता है हिंटरलैंड टेररिज्म। हिंटरलैंड टेररिज्म। जो दूसरा है वो है जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी। जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी। तीसरा है नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। चौथा है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो हमारे इंडिया में जो टेररिज्म है ये टोटल 4 पार्ट में इसको डिवाइड हम लोगों ने किया है, या कैटेगराइजेशन जो किया है वो 4 पार्ट में है। सबसे पहला है हिंटरलैंड टेररिज्म, दूसरा है जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी, तीसरा है नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, चौथा है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो ये 4 तरीके का टेररिज्म है जो कि हमारे इंडिया में होता है, या हम लोगों ने टेररिज्म को इंडिया में 4 पार्ट में क्लासीफाई किया है या कैटेगराइजेशन किया है। ठीक है, इसमें से जो सबसे पहला है हिंटरलैंड टेररिज्म, ये हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे और इसको पूरा अच्छे से समझेंगे। बाकी जो बच रहा है जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी, इसके लिए एक अलग से चैप्टर बना है, तो ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी ये भी हम लोग अगले चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर ये भी हम लोग अगले चैप्टर में समझेंगे। जो लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म है इसके ऊपर भी एक अलग से चैप्टर है, तो इसको भी हम लोग आगे के किसी चैप्टर में समझेंगे। तो ये 3 जो चैप्टर है ये अलग अलग टॉपिक है, पूरा इसके ऊपर अलग अलग चैप्टर है। लेकिन जो आज के क्लास में और जो हम लोग टेररिज्म वाला चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों को ये हिंटरलैंड टेररिज्म को पूरा अच्छे से पढ़ना है और समझना है। सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों को समझनी है वो समझनी है कि इस वर्ड की मीनिंग क्या होती है। ये जो वर्ड है हिंटरलैंड, इसकी मीनिंग क्या है? ठीक है, टेररिज्म का मतलब क्या होता है, टेररिज्म की मीनिंग तो हम लोगों ने समझ लिया है टेररिज्म क्या है, लेकिन इसमें जो वर्ड है ये हिंटरलैंड, इसकी मीनिंग क्या होती है? देखो, हिंटरलैंड को अगर सबसे आसान तरीके से तुम लोगों को समझाए तो हिंटरलैंड का मतलब होता है कोई ऐसी एरिया या कोई ऐसा प्लेस जो मेन सिटी से काफ़ी दूर हो, है ना, जो कोस्टल एरिया से दूर हो, बेसिकली जो लेफ़्ट आउट एरिया हैं, जो शहरों से काफ़ी दूर हैं, वो जो एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं हिंटरलैंड। ठीक है, तो हिंटरलैंड का एकदम सिंपल सा मतलब यही होता है कि ऐसा एरिया या ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो कि कोस्टल एरिया से या रिवर से या फिर जो शहरों से हैं वो बहुत कट आउट एरिया है, वहाँ पे उतनी चीज़ें पहुँच नहीं पाई हैं, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, ऐसे एरिया को बोला जाता है हिंटरलैंड टेररिज्म। ठीक है, अब कोई ऐसी जगह है जहाँ पे शहर नहीं है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कुछ बेसिक बेसिक जो नीड है या जो बेसिक बेसिक चीज़ है ह्यूमन लाइफ की वो नहीं पहुँच पाएंगी। इसके साथ साथ डेवलपमेंट भी उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा, एजुकेशन वहाँ कम रहेगी। ठीक है, वहाँ पे हो सकता है पुअर्टी ज़्यादा हो सकता है वहाँ का हेल्थ केयर मैनेजमेंट अच्छा ना हो। तो ये एकदम आइडियल कंडीशन बन जाती है जहाँ के लोगों को ईज़िली टारगेट करके टेररिज्म के तरफ उन लोगों को
खींचा जाए। ठीक है, तो ये एक रीज़न है जिसके वजह से यहाँ पे ये जो हिंटरलैंड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे टेररिज्म बढ़ जाता है। और जब ऐसी जगह पे टेररिज्म एक्टिविटी ज़्यादा होने लगती है, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हिंटरलैंड टेररिज्म। ठीक है, हिंटरलैंड टेररिज्म का मतलब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब इस हिंटरलैंड टेररिज्म को हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। हिंटरलैंड टेररिज्म, देखो हिंटरलैंड टेररिज्म ये जो वर्ड है इसकी मीनिंग तो समझ में आ गई कि ये क्या होता है। ठीक है, अगली जो चीज़ हम लोगों को पढ़नी है वो पढ़नी है कि इसका ग्रोथ कैसे हुआ। ठीक है, और आज की टॉपिक भी हमारी यही है कि ये ग्रोथ कैसे हुआ, कैसे ये हिंटरलैंड टेररिज्म इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना, इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अगर हम लोग इसको एकदम बेसिक में जाए कि इसका ग्रोथ कैसे हुआ, तो उसके लिए हम लोगों को एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी, ये जो टेररिज्म है ना, ये जो हिंटरलैंड टेररिज्म है, ये पूरे हमारे कंट्री में जितनी भी ऐसी एरिया हैं, हमारी कंट्री के जितने भी हिंटरलैंड हैं, ये सब जगह फैला हुआ है। ठीक है, ये हर जगह पे फैला हुआ है, ये पूरे कंट्री में हमारे जितने भी हिंटरलैंड है वहाँ पे फैला हुआ है। ठीक है, अब इसका अगर कोई रीज़न पूछना चाहे कि इसका क्या रीज़न है जिस वजह से ये हिंटरलैंड टेररिज्म होता है, तो इसका कोई एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं है जिसकी वजह से बोल दिया जाए कि हाँ इस वजह से हिंटरलैंड टेररिज्म होता है। कोई भी स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीज़न है इसके बेसिस पे ये बोला जा सकता है कि हाँ हिंटरलैंड टेररिज्म है। तो अगर कोई एक रीज़न ही नहीं है जिसके वजह से हम लोग ये बता पाएँ कि हाँ इस रीज़न से हिंटरलैंड टेररिज्म हो रहा है, तो पर्टिकुलरली उस रीज़न पे या उस कारण पे हम लोग काम करके इस टेररिज्म को रोक सकते हैं। लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न ही नहीं है। अगर तुमको पता ही नहीं है कि किस वजह से लड़ाई हो रही है या किस वजह से टेररिज्म हो रहा है, तो तुम इस टेररिज्म को रोकोगे कैसे? नहीं रोक पाएंगे हम लोग, है ना। तो इसीलिए इसको रोक पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहली बात याद रखनी है वो ये है कि इसका ग्रोथ का कोई एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। ठीक है, बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से इसका ग्रोथ हुआ है। दूसरा कि हमारे पूरे इंडिया के जितने भी हिंटरलैंड एरियाज़ हैं वहाँ पे फैला हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम लोग इस हिंटरलैंड टेररिज्म का बैकग्राउंड देखें और इस हिंटरलैंड टेररिज्म को एनालाइज करें अच्छे से, तो हम लोगों को एक चीज़ ये समझ में आती है, ये जो हिंटरलैंड टेररिज्म है ना, ये बहुत ही वेल्ड प्लान तरीके से किया गया। ठीक है, एक बहुत ही वेल्ड प्लान तरीके से इसको करवाया गया है और इसकी ग्रोथ भी एकदम मतलब कहा जा सकता है कि अच्छी खासी इसकी ग्रोथ हुई, क्योंकि इसके पीछे वेल प्लानिंग थी। ठीक है, और लोगों को मोटिवेट किया गया था हिंटरलैंड टेररिज्म करने के लिए, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंडिया में फैला हुआ है। ठीक है, तो इसकी ग्रोथ के पीछे भी अच्छा खासा काम किया गया है। ठीक है, पूरी प्लानिंग की गई थी इसके ग्रोथ, इसको जो है बढ़ाने के लिए, इस टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए अच्छा खासा मोटिवेट किया गया। ये सब कुछ करके इस हिंटरलैंड टेररिज्म को इंडिया में एकदम अच्छे से बढ़ाया गया है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसके बैकग्राउंड को समझने का ट्राई करें कि आखिर ऐसा क्या रीज़न था, ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से ये टेररिज्म इंडिया में इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा टेररिज्म, ये हिंटरलैंड टेररिज्म इतना बढ़ गया, इतनी ग्रोथ हो गई, इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड था, तो वही हम लोगों को समझना है ना। और टॉपिक भी हमारी यही है कि इसका ग्रोथ कैसे हुआ। ठीक है, बेसिकली हिंटरलैंड टेररिज्म का ग्रोथ कैसे हुआ, यही हम लोगों को अभी फ़िलहाल आज के टॉपिक में पढ़ना है। तो अगर इसकी ग्रोथ की बात करें और इसका थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड में जाके देखें, है ना, तो हम लोगों को मालूम है इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई थी। ठीक है,
इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई और दोनों वॉर पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से हारा। और ख़ासकर 1971 की जब वॉर हुई, इसमें जब पाकिस्तान एकदम बुरी तरीके से हारा, तो पाकिस्तान एकदम ह्यूमिलिएट हो गया था और उसका ईगो हर्ट हो गया था कह लो, या फिर उसको ऐसा लग रहा था कि यार बहुत मेरी बेइज्जती हो गई है, ठीक है, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। तो पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि ऐसा अब नहीं होगा, अब जो है हम लोग इंडिया से डायरेक्ट वॉर में नहीं जीत सकते, है ना। डायरेक्ट वॉर में अगर इंडिया के साथ हम लोग लगेंगे तो फिर इंडिया बहुत अच्छे से तोड़ेगा। इसलिए ये पीठ पीछे वार करना शुरू किया, है ना, छुप छुप के वार करना शुरू किया ये हमारे इंडिया के ऊपर, और इसी को बोला जाता है प्रॉक्सी वॉर। ठीक है, प्रॉक्सी वॉर के बारे में हम तुम लोगों को बता चुके हैं, है ना। तो अब पाकिस्तान जब दो बार हार चुका और 1971 के बाद जब बहुत बुरे तरीके से हारा, तब से पाकिस्तान स्टार्ट कर दिया प्रॉक्सी वॉर। ठीक है, और ये प्रॉक्सी वॉर ये कैसे स्टार्ट किया, तो इंडिया में टेररिज्म को बढ़ावा दे के, ठीक है, इंडिया में टेररिज्म को ये बढ़ावा दिया। और पाकिस्तान का मोटिव ही यही था कि पाकिस्तान का एक मोटिव था टू लीड इंडिया टू थाउजेंड्स। ठीक है, इस मोटिव पे पाकिस्तान काम करना शुरू किया और पाकिस्तान ने इंडिया में टेररिज्म को स्टार्ट करवाना शुरू किया, ठीक है, प्रॉक्सी वॉर के थ्रू। और यहीं से हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया में प्रॉक्सी वॉर वगैरह स्टार्ट हुई और इंडिया में हिंटरलैंड टेररिज्म धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे रीज़न हैं, है ना। जैसे कि हम लोग जब 1980s की बात करते हैं, ठीक है, जब हम लोग 1980 की बात करते हैं तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये वही टाइम है जिस टाइम में इंडिया में खालिस्तान मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, खालिस्तान मूवमेंट जो है हमारे पंजाब में स्टार्ट हो चुका था 1980s के आसपास। ठीक, तो पाकिस्तान ने इस खालिस्तान मूवमेंट को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, है ना। पाकिस्तान ने इस खालिस्तान मूवमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और इसी 1980s के लास्ट तक आते आते हम लोगों को एक चीज़ और समझ में आएगी कि पाकिस्तान ने कश्मीर में भी मुद्दे बनाना शुरू किए, कश्मीर में भी टेररिज्म को बढ़ावा देना शुरू किया। ठीक है, अब आखिर ऐसा क्या है कि खालिस्तान में, है ना, जो पंजाब का एरिया, पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट चल रहा है, कश्मीर में ही पाकिस्तान क्यों ऐसा टारगेट किया, कश्मीर और पंजाब को ही पाकिस्तान ने क्यों टारगेट किया। देखो, हम लोगों को मालूम है कि पंजाब और कश्मीर ये दो एरिया हैं जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर यहाँ पे मिल रहा है, कहाँ कहाँ पे, पंजाब में और कश्मीर में। तो पाकिस्तान हमेशा से ये चाहता था कि वो कश्मीर को, है ना, कि पाकिस्तान हमेशा से ये चाहता था कि वो कश्मीर और पंजाब को, दोनों को वो बफर स्टेट बना दे। ठीक है, दोनों को क्या करे, दोनों को बफर स्टेट बना दे। जैसे मान लो ये इंडिया है, ठीक है, इधर ये पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान चाहता था कि इधर पंजाब एक अलग देश बन जाए जो कि इंडिया से अलग रहे, ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक कश्मीर एक ऐसा बन जाए जो कि बफर स्टेट रहे, ठीक है, बाकी पूरा इंडिया है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पंजाब और कश्मीर ये दोनों पड़ जाएंगे, ये दोनों बफर स्टेट की तरह रहेंगे और पाकिस्तान जो है बाद में कश्मीर को और पंजाब को इंडिया के अगेंस्ट यूज़ करेगा। ये प्लान था पूरा का पूरा पाकिस्तान का। ठीक है, पाकिस्तान हमेशा से ये चाहता था कि पंजाब और कश्मीर को भारत से तोड़ के अलग कर दिया जाए और पाकिस्तान और कश्मीर को एक बफर सोवरेन स्टेट की तरह किया जाए, यानी पंजाब को भी आज़ाद करा दिया जाए इंडिया से, पंजाब को जो है अलग किया जाए इंडिया से और एक अलग राज्य बनाया जाए, एक अलग देश बनाया जाए, और कश्मीर को भी इंडिया से तोड़ के वहाँ पे भी एक अलग जो है देश बनाया जाए।
ये पाकिस्तान का पूरा प्लान था और पंजाब को और कश्मीर को पाकिस्तान हमेशा से यही चाहता था कि वो बफर स्टेट की तरह यूज़ करे। ठीक है, और इन सब काम के लिए, ठीक है, जब ये इसका प्लान बन चुका तो कश्मीर में और पंजाब में पाकिस्तान जो है पैसे भेजना शुरू किया, फंड भेजना शुरू किया, लोगों को यहाँ पे वो मोटिवेट करता था कि तुम अलग होने की डिमांड करो। इसीलिए पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट उठा और कश्मीर में भी अलग मुद्दा उठना शुरू हो गया कि कश्मीर को आज़ाद किया जाए। अच्छा, अब पाकिस्तान ये सब करता कैसे था? तो पाकिस्तान जो है ना, ये सारा मुद्दा संभालता था पीओके से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। जो पीओके वाला एरिया है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ से पाकिस्तान जो है पूरी टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम देता था इंडिया में। और इसी पीओके में ही, इसी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ही पाकिस्तान ने बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप बनाना शुरू किए आईएसआई की हेल्प लेके। आईएसआई जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसका यूज़ करके इन्होंने बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप बनाना शुरू किए, जैसे LET, लश्कर तैयबा। ठीक है, दूसरा इन्होंने बनाया JEM, जैसे मोहम्मद। ठीक है, एक और बनाया हिजबुल मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन। ऐसे ऐसे करके ये बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू किए। इस तरीके से ये सब कुछ चल रहा था इंडिया में। ठीक है, इसी बीच में जब ये सब कुछ चल रहा था तो इसी बीच में अलीगढ़ में, ठीक है, अलीगढ़ में एक केस सामने आया। वो केस क्या था कि अलीगढ़ में 1980 से कुछ टाइम पहले, यानी 1977 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। ठीक है, 1977 में अलीगढ़ में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था सिमी। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसमें जो इंडिया के मुस्लिम्स हैं वो उससे जुड़े, और जुड़ने के बाद वो लोग इस बात की डिमांड कर रहे थे कि मुस्लिमों को पूरे तरीके से इस्लामिक जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको फॉलो करने दिया जाए। ठीक है, पूरे तरीके से इंडिया के जो मुस्लिम हैं वो ये चाह रहे थे कि इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने दिया जाए। ठीक है, अब ये बात जो है पाकिस्तान को पता चली कि इंडिया के अलीगढ़ में एक ऐसा ग्रुप है जो कि मुस्लिमों के लिए काम करता है, जो कि मुस्लिमों को क्या कहा जाएगा उसको, इस्लामिक कोड कंडक्ट को फॉलो करने की बात कर रहा है, लेकिन इंडिया उसकी बात नहीं सुन रहा है। इंडिया गवर्नमेंट उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। ठीक है, तो फिर 1980s में धीरे धीरे जो है पाकिस्तान इस सेमी ग्रुप के कांटेक्ट में आया। ठीक है, और धीरे धीरे पाकिस्तान जो है इनको भी फंड करना शुरू किया, इनको भी रेडिकलाइज करना शुरू किया, इनका भी ब्रेन वॉश करना शुरू किया और अच्छे तरीके से। और 1980s से लेके 1990 का जो टाइम था, इस टाइम में ये जो सेमी ग्रुप था ये बहुत ही ज़्यादा रेडिकलाइज हो गया और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप आके जुड़ने लगे। ठीक है, अब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पता चला कि नहीं, ये जो ग्रुप सेमी अलीगढ़ में बना था ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है, ये जो है पाकिस्तान के टच में है, ISI के टच में है, इसको बैन करना चाहिए। ठीक है, तो फिर हुआ क्या, 2001 में इसको बैन किया गया। ठीक है, 2001 में क्या किया गया, इसको बैन कर दिया गया। ये तो बात हो गई अलीगढ़ की, जो कि 1977 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और 2001 में इसको बैन किया गया। और 1980 से 1990 का जो टाइम था, इस टाइम में टाइमलाइन इसको समझो अच्छे से, 1980 से 1990 का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में ये ग्रुप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था। ठीक है, इस ग्रुप में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे मेंबर, बहुत ज़्यादा ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बन चुका था।
आईएसआई के कांटेक्ट में आने से, पाकिस्तान के कांटेक्ट में आने से, क्योंकि पाकिस्तान ने इनका बहुत अच्छा खासा ब्रेन वॉश किया, ठीक है। लेकिन जब ये ग्रुप बना था तो स्टार्टिंग में ये ग्रुप बहुत लिबरल था, ये कहता था बस हमको इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने दो, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट लोग इसमें आके जुड़ गए और 1990 तक में इसमें बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश लोग और जो रेडिकलाइज लोग थे, जिनको पाकिस्तान ने रेडिकलाइज किया था, भड़काया था, वो लोग आके इससे ऐड होने लगे। और 1990 में ये जो है बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान के क्लोज में चला गया था, आईएसआई के क्लोज में चला गया था। ये सब कुछ चल रहा था। इसी बीच में कुछ टाइम बाद, ठीक है, 1992 में क्या हुआ कि अयोध्या वाला इंसिडेंट हो गया, अयोध्या वाला हो गया, मस्जिद गिरा दी गई। अब जब ऐसा हुआ, जब अयोध्या में मस्जिद गिरी, तब जो है हुआ क्या कि पाकिस्तान ने और रेडिकलाइज करना शुरू कर दिया और मुस्लिमों को इंडिया के भड़काना शुरू कर दिया कि देखो तुम सेफ़ नहीं हो, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, और जो है हम लोग तुम्हारे लिए लड़ेंगे, हम तुम्हारा मुद्दा उठाएंगे। ये सब कुछ होने लगा। और फिर तुम लोगों को मालूम ही है कि पाकिस्तान के हेल्प से 1993 में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, है ना। बॉम्ब ब्लास्ट बहुत ज़्यादा हुए थे इंडिया में क्या, बॉम्बे में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा हुआ था। और ये जो है बहुत गंदे तरीके से इंडिया में फैलना शुरू हुआ था, ठीक है। ये सब कुछ चल रहा था। उसी टाइम में गुजरात में भी दंगे हो गए थे, ये भी मालूम होगा, ठीक है। गुजरात में भी दंगे हो चुके, ये सब कुछ होने लगा। तो ये जो टाइम पीरियड था 1990 से क्या 1980 से जो है करीब पाकिस्तान इन्वॉल्व होना शुरू किया था। 10 साल उसको लगा इंडिया में घुसने में, है ना, इंडिया के अंदर आने में, लोगों को रेडिकलाइज करने में, लोगों की सोच को बदलने में, जो इंडिया के मुस्लिम थे उनकी सोच को बदलने में, और जो खालिस्तानी थे उनका सपोर्ट लेने में, और भी जो बहुत सारी जगह थी वहाँ पे पाकिस्तान जो है अपना प्रेजेंस बढ़ाता गया और लोगों को रेडिकलाइज करता गया। ये सब करने में इसको 10 साल लगे। और इसी 10 साल के बाद जब तुम 1990 का टाइम देखोगे तो 1990 से लेके, ठीक है, 1990 से लेके अभी तक तुम देखोगे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा टेररिज्म वाली चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो ये वही रीज़न है कि 1990 के बाद से इंडिया में इतना ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटी क्यों होना शुरू हो गई, ठीक है। 1990 तक पाकिस्तान एकदम अच्छे से इंडिया में फैल चुका था, ठीक है, अपने एजेंट्स को भेज रहा था, आईएसआई की सपोर्ट करके बहुत सारे ग्रुप बनाए, लोगों का ब्रेन वॉश किया, और फिर इंडिया में जो है ये दंगे कराना शुरू किया, टेररिस्ट एक्टिविटी इंडिया में करवाना शुरू किया 1990 से, ठीक है। फिर अयोध्या में बॉम्ब ब्लास्ट अयोध्या में मस्जिद गिराई गई, फिर 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ये सब कुछ हो रहा था। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। तो बेसिकली 1990s तक इंडिया में पाकिस्तान एकदम अच्छे तरीके से घुस चुका है, लोगों को रेडिकलाइज कर रहा है। और 1990 के बाद का ही जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो इंडिया के लिए सही नहीं थी। स्मगलिंग वगैरह भी इसी टाइम पे एकदम पीक पे चल रही थी, ठीक है। बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, गुजरात में दंगा हो रहा है, मस्जिद तोड़ी जा रही है, ये सब कुछ चल रहा था, ठीक है। क्योंकि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ही सब करता धरता, इन सब के पीछे पाकिस्तान ही था, क्योंकि पाकिस्तान हारने के बाद प्रॉक्सी वॉर में इन्वॉल्व हो चुका था। ये सब कुछ चल रहा था। धीरे धीरे हम लोगों को जब पता चला तो फिर हम लोगों ने बैन करना शुरू किया। तो हम लोग सेमी को भी बैन किए, है ना। यहाँ पे हम बताए थे कि इसको 2001 में बैन कर दिया गया। जब इसको बैन किया गया तो पाकिस्तान की कमर टूट गई। पाकिस्तान को लगा कि यार इतना अच्छा ग्रुप था, इसको बैन कर दिया गया, ठीक है, इसको पूरे तरीके से बंद कर दिया गया इंडिया में। अब इसके बाद इंडिया के अंदर एक और नया ग्रुप बनते हुए दिखेगा 21st सेंचुरी, ठीक है। 21st सेंचुरी में इस सेमी को जब बैन किया गया था तो उसके अल्टरनेट में एक कोई ग्रुप तो पाकिस्तान खड़ा करेगा ही, या फिर इंडिया में तो खड़ा
होगा ही, क्योंकि पाकिस्तान ने इतना रेडिकलाइज कर ही दिया था यहाँ के लोगों को, इतना यहाँ के लोगों का ब्रेन वॉश कर ही दिया था कि लोग जो है सोच रहे थे कि नहीं, यहाँ पे सेमी की जगह कोई और ग्रुप बनना चाहिए। तो 21st सेंचुरी में हम लोग बनते हुए देखेंगे इंडिया के अंदर एक ग्रुप इंडिया के अंदर तैयार हो रहा है जिसका नाम है इंडियन मुजाहिदीन। ठीक है, इस ग्रुप का क्या नाम है? इंडियन मुजाहिदीन। इंडियन मुजाहिदीन नाम का एक ग्रुप बन के तैयार हुआ, IM, इंडियन मुजाहिदीन। एक ग्रुप तैयार हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है इंडिया में। और ये जो ग्रुप है, ऐसा सब लोग मानते हैं कि ये पाकिस्तान इसको फंड करता है, लेकिन ये ग्रुप अपने आप को यही बोलता है कि हमको कोई फंड नहीं कर रहा है, हम लोग खुद से चल रहे हैं। और इंडियन मुजाहिदीन का कहना ये है कि यार देखो, ना हमको पाकिस्तान कुछ समझाता है, ना हमको कोई और कुछ समझाता है, हम लोग तो आवाज़ हैं इंडिया के मुस्लिम की, क्योंकि इंडिया में मुस्लिमों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, इंडिया में मुस्लिमों के साथ बहुत गलत तरीके से बिहेव किया जा रहा है, इसलिए हम लोग इंडिया के मुस्लिमों के साथ जो गलत हो रहा है उनकी आवाज़ उठाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, एक ग्रुप बनाए हैं। ठीक है, और ये जो इंडियन मुजाहिदीन ग्रुप था, ऐसा नहीं है कि ये ग्रुप जो है में कोई जुड़ता नहीं था, इसमें भी बहुत सारे लोग जुड़े थे। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो इंडियन मुस्लिम्स थे, जो बच्चे थे, जो टीनेज में थे, उन सभी लोगों को इंडियन मुजाहिदीन के जो लीडर्स थे, जो उस ग्रुप में लोग थे, और अगर किसी को जोड़ना होता था तो उसको वो लोग गुजरात दंगों का वीडियो दिखाते थे कि लो देखो किस तरीके से इंडिया में मुस्लिमों को मारा जा रहा है ना। कश्मीर के वीडियोस दिखाते थे कि देखो कश्मीर में कितना गलत हो रहा है ना। तो इन सब तरीक़ों से रेडिकलाइज़ किया गया, ब्रेन वॉश किया गया इंडिया के यूथ का, और बहुत सारे लोग इंडियन मुजाहिदीन से जाके जुड़े। ठीक है, ये भी एक चैलेंज था। और ये ओपनली ये भी बोलता था कि हमको कहीं से कोई फंडिंग नहीं मिलती, हम इंडिया के ही ग्रुप हैं, और जो इंडिया में टेररिज्म हो रहा है वो इंडिया के ही वजह से हो रहा है, किसी और कंट्री के वजह से नहीं हो रहा है। ये जो है इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि जनरली हम लोग ये कहते हैं कि जो टेररिज्म हो रहा है, जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो सब कुछ इंडिया न करता है न करवाता है, और पाकिस्तान के साइड से ये किया जाता है। लेकिन वहीं इंडिया के अंदर ही एक ऐसा ग्रुप है जो ये कहता है कि हम मुस्लिम की आवाज़ है, इंडिया में मुस्लिमों को बहुत परेशान किया जा रहा है। एक इंडिया के अंदर ही एक टेररिस्ट ग्रुप ऐसी जब बात करता है कि हमको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, तो वो इंडिया के अगेंस्ट में ही यूज़ होता है। तो ये सारी दिक्कत चल रही थी। इसी पे एक और ग्रुप था, ठीक है, उस ग्रुप का नाम था हुजी। ये बांग्लादेश का ग्रुप था। ठीक है, ये बांग्लादेश का ग्रुप था। इसका फुल फॉर्म है हरकत उल जिहाद अल इस्लामी, हरकत उल जिहाद अल इस्लामी। ये जो ग्रुप है ये बांग्लादेश में था, और ये बांग्लादेश का ग्रुप जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व पाया गया था टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी रीज़न थे, ये सब कुछ था कैसे इंडिया में इंटरलैंड टेररिज्म का ग्रोथ हुआ। ठीक है, अब इसके पीछे कोई एक रीज़न तो है नहीं जिसके बेसिस पर हम लोग बताएं कि ये रीज़न है जिसकी वजह से टेररिज्म, ये इंटरलैंड टेररिज्म हो रहा है। अब इसमें देखो बहुत सारे रीज़न है। एक ग्रुप है जो बांग्लादेश से इंडिया में आके जुड़ा है, इंडिया में टेररिज्म को फैला रहा है। इंडिया के अंदर भी एक बनवा दिया गया, इंडियन मुजाहिदीन बनवा दिया गया, है ना। अलीगढ़ में सेमी बना था जिसको पाकिस्तान ने रेडिकलाइज़ कर दिया, ब्रेन वॉश किया वहाँ के लोगों को, और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट लोग उसमें आके जुड़ गए। ठीक है, खालिस्तान मूवमेंट पाकिस्तान में था, कश्मीर में भी इन्होंने किया। तो कोई एक रीज़न नहीं है जिसकी वजह से ये बोला जाए कि हाँ इस वजह से इंटरलैंड टेररिज्म चल रहा है। ये बेसिकली पाकिस्तान की देन है इंडिया को, है ना, क्योंकि पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर में इन्वॉल्व है, और पाकिस्तान जो है इंडिया को तोड़ना चाहता है टेररिज्म के थ्रू। इसलिए पंजाब में वो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करता है, कश्मीर में कश्मीर आज़ाद कश्मीर की बात करता है। ठीक है, बहुत सारा ग्रुप बनाया है, LET, JEM, HM। फिर इसके साथ साथ जो है
इंडिया का में अंदर इंडियन मुजाहिदीन भी बनवाया। ठीक है, बांग्लादेश भी जो है इंडिया में टेररिज्म को सपोर्ट करता था। तो ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से हिंटरलैंड टेररिज्म यहाँ पे बढ़ा। इसके साथ साथ अयोध्या वाला कांड और 1993 में बम ब्लास्ट, और ये जो टाइम पीरियड था है ना 1980 से लेके 1990 तक का है ना, और इसके बाद भी कुछ टाइम का, ये टाइम पीरियड इंडिया के लिए अच्छा नहीं रहा। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो और भी ज़्यादा सपोर्ट की इंडिया में हिंटरलैंड टेररिज्म की। इस बीच में क्या हुआ था इसके बारे में ऑलरेडी हम पहले तुम लोगों को बता चुके हैं कि इस टाइम पीरियड पे क्या हुआ था है ना। और 1991 से लेके 1995 तक का भी तुम लोगों को मालूम ही है, और उसके बाद का भी मालूम है। तो तुम लोगों को एक ओवरव्यू भी मिल गया हिंटरलैंड टेररिज्म क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ था हिंटरलैंड टेररिज्म से रिलेटेड। अब इसमें अगर एक चीज़ हम लोग देखें तो यहाँ पे जो हमने क्लासिफाई किया था इसमें से जो हिंटरलैंड टेररिज्म है इसका हम लोग मतलब समझ चुके हैं पूरा अच्छे तरीके से। अब कल के क्लास के बेसिस पे एक क्वेश्चन तुम लोगों को पूछते हैं, उसका आंसर भी हम बता ही देंगे क्योंकि क्लास रिकॉर्डेड है। क्वेश्चन ये है कि हिंटरलैंड टेररिज्म जो है, ठीक है, ये कैसा टेररिज्म माना जाएगा। कल की क्लास में हम लोगों ने उसके पहले के क्लास में, हाँ कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एक नॉन स्टेट एक्टर, टेररिज्म बाय नॉन स्टेट एक्टर और टेररिज्म बाय स्टेट एक्टर। ठीक है, टेररिज्म बाय स्टेट एक्टर और टेररिज्म बाय नॉन स्टेट एक्टर, इन दोनों में से जो ये हिंटरलैंड टेररिज्म है ये कौन सा होगा, है ना। तो हिंटरलैंड टेररिज्म जो है ये होगा टेररिज्म बाय स्टेट एक्टर। क्यों? क्योंकि जो टेररिज्म बाय स्टेट एक्टर रहता है इसमें हम बताए थे ये ऐसा टेररिज्म होता है जिसमें कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री में टेररिज्म को सपोर्ट करती है, फंड करती है, तो उसको बोला जाता है टेररिज्म बाय स्टेट एक्टर। ठीक है, तो जो हिंटरलैंड टेररिज्म है ये टेररिज्म बाय स्टेट एक्टर है, और कौन सा स्टेट इसको सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इंडिया में। अब एक और बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान देने वाली है, वो बात ये है कि पाकिस्तान जो है वो कैसे इंडिया में ये सारी चीज़ें करवाता है। ठीक है, तो हम लोगों को मालूम है पाकिस्तान की एक एजेंसी है जिसका नाम है ISI। ठीक है, पाकिस्तान की एक एजेंसी है जिसका नाम है ISI। ये जो ISI है पाकिस्तान इसके थ्रू करवाता है। ठीक है, कैसे? इसके पीछे 4-5 रीज़न है। जैसे सबसे पहला तो ये जो है इंडिया में फाइनेंशियली बहुत सारे काम करवाते हैं। ठीक है, फाइनेंशियली जो है बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर करता है टेररिज्म को ये। और ये फाइनेंशियली किस तरीके से करता है, तो जो लोकल NGOs हैं है ना, इसने बहुत सारे NGOs बनवा रखे हैं इंडिया में, उसमें डोनेशन देता है। ठीक है, वहाँ के लोगों को अगर ज़रूरत पड़ रही है, जैसे कश्मीर में, स्पेशली कश्मीर में अगर लोगों को ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ पे उनके चैरिटी दिया जा रहा है, डोनेशन दिया जा रहा है। ठीक है, उनको पैसे दिए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ वहाँ के लोगों को जो जिहाद से रिलेटेड ग्रुप्स हैं या जो ऐसे इस्लामिक ग्रुप्स हैं, ठीक है, या जो ऐसे इस्लामिक ग्रुप्स हैं जो कि टेररिज्म से जुड़े हुए हैं, उनको वहाँ की यूथ को उसमें ऐड करवाया जा रहा है, उनको जुड़वाया जा रहा है। ठीक है, उनको वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है, वहाँ पे उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि इंडिया में मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है। ठीक है, और ये सब पाकिस्तान करता कहाँ से? POK से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से आसानी से ये कर लेता है। इसके साथ साथ है ना, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान जो है करवाता है ISI के थ्रू, जो कि POK से ऑपरेट करते हैं। जैसे जिहाद के नाम पे डोनेशन देना। ठीक है, जिहाद के नाम पे क्या देना? डोनेशन दिलवाने का काम। ठीक है, ड्रग्स दिलवाने का काम।
जो काउंटर फिटिंग है, नकली नोट या फेक करेंसी, फेक इंडियन करेंसी पाकिस्तान प्रिंट करवा के इंडिया में भिजवाता है कश्मीर के लोगों के लिए, ये सारी चीज़ें करता है। ठीक है, इन सब के साथ साथ हथियार, वेपन्स भी दिलवाता है। ठीक है, ट्रेनिंग भी दिलवाता है यहाँ के लोगों को, ताकि वो इंडिया के आर्म्ड फोर्सेस से लड़ सकें। ठीक है, हवाला ट्रांजैक्शन करवाता है, गलत तरीके से पैसा पहुँचवाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हैं उनके थ्रू जो है यहाँ पे पैसा भिजवाता है, यहाँ पे फंडिंग करवाता है। ठीक है, तो ड्रग्स हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गई, काउंटर फिटिंग हो गई, काउंटर करेंसी हो गई, वेपन्स हो गया। ठीक है, तो इन सब चीज़ का सहारा लेके पाकिस्तान फाइनेंशियली कश्मीर को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रहा है, कश्मीर के लोगों को वो जोड़ रहा है। ये सारा काम करके इंडिया में हिंटरलैंड टेररिज्म को ये जो है प्रमोट कर रहा है, वेपन स्मगल करवा रहा है, एक्सप्लोजिव दिलवा रहा है। ठीक है, ये सारी हरकतें करता है जिसके वजह से इंडिया में टेररिज्म, हिंटरलैंड टेररिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। अब जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग जो है ये देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए काम कर रहा है, इंडिया कौन कौन सा स्टेप ले रहा है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस क्या क्या कर रही हैं, इंडियन गवर्नमेंट क्या क्या कर रही हैं पाकिस्तान के इन सारे चीज़ों को रोकने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग कल की क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।